नमस्कार साथियों, हमने अपने पिछले व्याख्यान में प्रसाद के नाटकों पर, उनके नाटकों की विकास यात्रा पर चर्चा की थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम अब बात करेंगे प्रसाद के नाटकों के उद्देश्य पर। करुणालय नाटक और राजश्री नाटक के उद्देश्य पर हम चर्चा पिछले व्याख्यान में कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अजातशत्रु नाटक, जो काफ़ी प्रसिद्ध इनका ऐतिहासिक नाटक रहा और बौद्ध धर्म पर आधारित ये नाटक है। तो बौद्ध धर्म के अनुरूप करुणा, अहिंसा, प्रेम, क्षमा आदि नैतिक मूल्यों की स्थापना करते हुए इस नाटक की रचना की गई है और औद्योगिक सभ्यता से मानव संबंधों में आए परिवर्तन की ओर संकेत किया गया है। वही समय था जब औद्योगिक सभ्यता का विकास हो रहा था। अंग्रेजी शासन के आने के बाद औद्योगिक सभ्यता आई, जिससे भौतिकतावाद को बढ़ावा मिला, जिसके कारण स्वार्थपरता बढ़ी और मानव संबंध जो है उनमें जो एक निश्चलता थी वह दूर हुई और स्वार्थ भाव बढ़ने लगा। तो उसकी ओर संकेत इस नाटक में किया गया है। और नारी समानता पर, नारी और पुरुष समान है, इस बात पर विशेष रूप से बल दिया गया। इसी तरह से इन्होंने एक अन्य नाटक की रचना की, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जो पौराणिक कथा पर आधारित है। इसमें आर्यों और नागों के संघर्ष के माध्यम से विश्व बंधुत्व की प्रतिष्ठा की गई है। राजा परीक्षित के बेटे थे जन्मेजय। परीक्षित की मृत्यु नाग के डसने से हुई थी, तो वे नाग जाति से प्रतिशोध लेना चाहते हैं जन्मेजय, और इस तरह से आर्य जाति और नाग जाति के मध्य संघर्ष दिखाया गया। और इस संघर्ष के माध्यम से जयशंकर प्रसाद अपने वर्तमान संदर्भ में हिंदू और मुसलमानों के मध्य संघर्ष को दिखाते हैं, बौद्धों और ब्राह्मणों के मध्य जो संघर्ष था उसके बारे में बात करते हैं। और इस संघर्ष के माध्यम से विश्व बंधुत्व की प्रतिष्ठा करना प्रसाद जी का उद्देश्य रहा। केवल संघर्ष दिखाना उद्देश्य नहीं था, उन संघर्षों के माध्यम से विश्व बंधुत्व की स्थापना कैसे की जा सकती है, किस तरह से मानवीय धरातल से उठ करके वैश्विक धरातल तक मूल्यों की स्थापना की जा सकती है, इसके लिए इस नाटक की रचना की। इसी तरह से प्रसाद जी का एक अन्य नाटक है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त दोनों ही नाटकों का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना का संचार करना रहा। क्योंकि जिस तरह से चंद्रगुप्त ने और स्कंदगुप्त ने विदेशी आक्रांताओं का डटकर सामना किया, उन्हें अपने बाहुबल से पराजित किया, आंतरिक कलह को समाप्त किया और एक सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना की, तो युवाओं में इसी राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना को संचरित करने के लिए ही इन नाटकों की रचना की और देशभक्ति का भाव जागृत करना मुख्य उद्देश्य रहा। ऐसे ही स्कंदगुप्त नाटक शासक वर्ग और प्रजा का अपने दायित्वों से विमुख होना राष्ट्र के पतन का मूल कारण बना। स्कंदगुप्त नाटक में जो कुमारगुप्त है, वह अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को भूल करके और विलासिता में डूबा रहा। इसी तरह से नंद भी अपने दायित्वों से विमुख होकर प्रजा के हित को ना सोच करके विलासिता में डूबा रहा, और उनके इन विलासिता में डूबे रहने के कारण ही राष्ट्र का पतन हुआ। शक आए, हूण आए, सिकंदर आदि विदेशी आक्रांता है, और उन्होंने यहाँ पर इस आंतरिक कला का, राजाओं के अपने कर्तव्य विमुखता का लाभ उठाया। और परंतु स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त जैसे युवाओं के चलते उनकी जो मंशा थी वह पूरी नहीं हो पाई, उनका जो षड्यंत्र था वह सफल नहीं हो पाया।
स्कंदगुप्त में धातुसेन स्पष्ट कहता है कि ये साम्राज्य तो अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। यदि जनता और सत्ता अपने कर्तव्य से मुक्त हो तो पतन के लिए बहुत देर तक इंतजार नहीं करना पड़ता। तो इसलिए शासक वर्ग और प्रजा दोनों का ही अपने कर्तव्य का पालन करना राष्ट्रहित के लिए अनिवार्य है। और समकालीन समाज में जब राष्ट्र की मुक्ति के लिए, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहा था, तो जनता को भी राष्ट्र भक्ति के लिए, राष्ट्र प्रेम के लिए उत्साहित करना, राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ये मुख्य उद्देश्य था। तो आदर्श रूप में किसका चरित्र रख रहे हैं? स्कंदगुप्त का, चंद्रगुप्त का चरित्र। कि हमारे अतीत में ऐसे इतिहास पुरुष हुए हैं जिन्होंने विदेशी आक्रांताओं का निर्भीकता पूर्वक सामना किया। तो इस तरह से जनता को, सत्ता को प्रोत्साहित करने के लिए उनके सामने आदर्श रूप में इतिहास पुरुषों का चरित्र रखते हैं। इसी तरह से प्रसाद जी का एक अंतिम नाटक रहा ध्रुव स्वामिनी। यह नाटक विवाह विच्छेद की सामाजिक समस्या पर केंद्रित है। नारी अस्मिता का मनोवैज्ञानिक धरातल पर चित्रण किया गया है। स्त्री सशक्तिकरण की भावना इसमें है और यहीं से समस्या नाटकों की परंपरा का सूत्रपात हुआ है और आगे चल कर के अनेक नाटककारों ने समस्या नाटकों की रचना की। तो नाट्य प्रयोग की दृष्टि से ये एक सफल नाटक माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी का जो चरित्र है, ध्रुव स्वामिनी जिस रूप में उसका चरित्र प्रसाद जी प्रस्तुत करते हैं, वे नारी अस्मिता को, नारी सशक्तिकरण की भावना को पुष्ट करने वाला है। तो इस तरह से मित्रों, हमने संक्षेप में प्रसाद के नाटकों के उद्देश्य पर चर्चा की। प्रसाद के नाटकों में राष्ट्रीयता की भावना ये मुखर रूप से आई है। प्रसाद जी का उद्देश्य ही राष्ट्र प्रेम भाव की भावना समाज में जागृत करना था और इसी उद्देश्य को केंद्र में रखते ही उन्होंने सभी नाटकों की रचना की। तो उनके नाटकों में ये राष्ट्रीयता की भावना किस रूप में दिखाई देती है, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की सफलता के लिए धर्म, जाति, क्षेत्र आदि की संकीर्णता से मुक्त होना आवश्यक था। अतः प्रसाद जी ने प्रांतीयता और सांप्रदायिकता से ऊपर राष्ट्रीयता को महत्व दिया। आज भी हम देखते हैं पूरा भारत जो है धर्मों में बटा हुआ है, जातियों में बटा हुआ है, क्षेत्रवाद में बटा हुआ है। यही कारण, एक और ये वैविध्य जहाँ हमारी पहचान है, वहीं दूसरी ओर ये जो वैविध्य है वो वैषम्य का भी कारण बन रहा है। इसके कारण कहीं हमारी एकता भी भंग हो रही है। तो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म में वैषम्य चल रहा था, परस्पर संघर्ष चल रहा था। विभिन्न जातियों में, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और इधर इस्लाम धर्म से प्रेरित मुगलों में, उनमें परस्पर संघर्ष चल रहा था। और क्षेत्रवाद तो बहुत अधिक था, जो अलगाववाद का मुख्य कारण था। मगध क्षेत्र अपने आप को स्वतंत्र मानता था, मालव स्वतंत्र मानता था, गुजरात अपनी जगह स्वतंत्र था, कन्नौज अपनी जगह। तो प्रत्येक राज्य अपने आप को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मानता था और जब एक पर आक्रमण हो रहा है तो दूसरे राज्य को उसको सहायता के लिए ना आकर के वह चुपचाप बैठा रहता था। और ये जो क्षेत्रवाद है, ये राष्ट्र की गुलामी का, उसके पराधीनता का और विदेशी आक्रांताओं के लाभ का मूल कारण रहा। और प्रसाद जी ने इस मूल कारण को जाना और अपने नाटकों के माध्यम से इस समस्या का प्रस्तुत भी किया, उसका समाधान भी, कि जब तक हम धर्म, जाति, क्षेत्र आदि की संकीर्णताओं से बंधे रहेंगे तब तक हमारा देश मुक्त नहीं हो सकता।
तो राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक है कि हम इन संकीर्णताओं से ऊपर उठें। चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त के मुख से ये कथन कहलवाते हैं कि मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। तो आर्यावर्त संपूर्ण राष्ट्र का है और मालव, मागध, कन्नौज आदि ये तो उसके छोटे छोटे भाग हैं। तो ये जो क्षेत्र है, प्रांत है, इस प्रांतवाद को छोड़ करके जब तुम राष्ट्र की बात करोगे तभी वे राष्ट्रीय मुक्ति की आंदोलन हमारा सफल होगा। इसीलिए राष्ट्र हित के लिए वे प्राणोत्सर्ग की भावना को महत्व देते हैं कि राष्ट्र के कल्याण के लिए यदि प्राण भी त्याग करने पड़े तो उसके लिए भी राष्ट्र के जनवासियों को तत्पर रहना चाहिए। और राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए जन जागरण का उद्घोष प्रसाद जी ने अपने नाटकों में विभिन्न पात्रों के मुख से कहलवाया है। कहीं कार्नेलिया ये जन जागृत का प्रयास करती है, कहीं देवसेना ये कार्य करती है। तो जन जागरण का उद्घोष प्रसाद जी अपने नाटकों के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। जैसे वे कहते हैं, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बड़े चलो बड़े चलो। तो ये उद्बोधन गीत जो है, जागृति गीत जो है, ये प्रजा में, युवाओं में उत्साह भरने वाला था। तो जो कार्य मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के माध्यम से करते हैं, दिनकर रश्मिरथी के माध्यम से करते हैं, प्रसाद अपने नाटकों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। प्रसाद जी ने एक और भारतीय जनता में राष्ट्रीयता का भाव भरने का प्रयास किया, तो दूसरी ओर भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्य जो हमारी पहचान थे, त्याग, अहिंसा, अपरिग्रह, करुणा, प्रेम, इनसे भी परिचित कराते हैं। सभी नाटकों में एक और जहाँ वे ऐतिहासिक घटनाओं को ले रहे हैं, राष्ट्र विदेशी आक्रांताओं का सामना कैसे करना है उसकी चर्चा कर रहे हैं, वहीं साथ ही इन नाटकों में वे भारतीय संस्कृति के उदात्त मूल्यों से भी समाज को परिचित करा रहे हैं। राष्ट्रीय एकता के प्रतिपादन में उन्होंने नाटकों के विषय का चुनाव भी हिंदू स्वर्ण काल से किया, गुप्त काल से, हर्षवर्धन के काल से, चंद्रगुप्त मौर्य के काल से, जो त्याग से, पौराणिक काल पूरा, जो त्याग, अहिंसा, करुणा, प्रेम पर आधारित थे। तो इसलिए अतीत की घटनाओं के माध्यम से वर्तमान समाज में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना, देश प्रेम का भाव जागृत करना उनका मुख्य उद्देश्य रहा। और प्रसाद जी के नाटकों में इस राष्ट्रीयता की भावना को देखते हुए आधुनिक हिंदी साहित्य के आलोचक बच्चन सिंह हुए, उन्होंने लिखा कि इनकी राष्ट्रीयता राजाओं और सरदारों तक सीमित नहीं है, वह ऐसी राष्ट्रव्यापी चेतना है जो देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने में समाहित कर लेती है। इनकी राष्ट्रीयता में विश्व मैत्री समन्वित है। यही कारण है कि स्थान स्थान पर मानव मैत्री का उद्घोष हुआ है। तो जो विश्व बंधुत्व की एक संकल्पना को लेकर के वे कविता के क्षेत्र में आए, वही विश्व बंधुत्व की भावना इनके नाटकों में भी दिखाई देती है। अब हम मित्रों बात करते हैं प्रसाद के नाटकों की पात्र योजना को लेकर। उनके नाटकों के पात्र कैसे हैं? नाटकों में मुख्य रूप से हमें 3 प्रकार के पात्र मिलते हैं। पूर्ण रूप से ऐतिहासिक पात्र, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, चाणक्य, अजातशत्रु, जन्मेजय, कुमारगुप्त, नंद आदि। ये पूरी तरह से ऐतिहासिक पात्र है, इतिहास में इनका स्पष्ट उल्लेख मिलता है। और दूसरे कम प्रचलित ऐतिहासिक पात्र, जैसे मातृगुप्त,
दांडायन, सिंहरण, शर्वनाग आदि। ये कम प्रचलित हैं, तो ऐतिहासिक पात्र परंतु कम प्रचलित हैं। और तीसरे हैं पूर्णतया काल्पनिक पात्र। देवसेना, विजया, कोमा, मालविका, कल्याणी आदि ये सब काल्पनिक पात्र हैं। और इन पात्रों को नाटककार ने अपने नाटक की दशा और दिशा को परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया है। और ये काल्पनिक पात्रों के द्वारा ही प्रसाद जो है वो मौलिक चिंतन करते हुए दिखाई देते हैं। उनके नाटकों में मौलिकता का समावेश होता है। प्रसाद ने एक और पात्रों का चरित्रांकन मानवीय धरातल पर किया है, तो दूसरी ओर पाश्चात्य नाट्य तत्वों के आधार पर व्यक्ति वैचित्र्यवाद के प्रभाव स्वरूप अंतर्द्वंद्वों की योजना करते हुए चरित्रों को मनोवैज्ञानिक आधार देने का भी प्रयास किया है। प्रसाद जी ने विरोधी चरित्रों की अवतारणा की है, जिससे उनके अंतर और बाह्य द्वंद्व का सफल निर्वाह हुआ है। क्योंकि पात्रों को के चरित्र को उभारना प्रसाद जी का मुख्य उद्देश्य रहा और उनके चरित्रों को एक आदर्श के रूप में वर्तमान समाज के सामने रखना उद्देश्य रहा। इसीलिए उनके नाटक जो है वो चरित्र प्रधान नाटक कहलाते हैं, और जहाँ घटनाओं को महत्व ना दे करके चरित्र को महत्व दिया गया है और पात्र के भी आंतरिक और बाह्य संघर्ष को विशेष रूप से चित्रित किया गया है, जो प्रसाद जी के पाश्चात्य नाट्य जगत के प्रभाव को भी सूचित करते हैं। प्रसाद स्वयं शेक्सपियर के नाटकों से बहुत अधिक प्रभावित थे, तो उन पश्चिमी नाटकों में जिस प्रकार से द्वंद्व दिखाई जाता है, अंतर और बाह्य द्वंद्व दिखाया जाता है, उसी तरह से प्रसाद जी ने भी अपने पात्रों में इसी द्वंद्व को, व्यक्ति वैचित्र्यवाद को दिखाया है। अब हम बात करें उनके स्त्री पात्रों की, तो प्रसाद जी ने वातावरण की सृष्टि के साथ ही उसको सार्थकता प्रदान करने वाले सजीव और सबल, कोमल और संगीतमय स्त्री पात्रों की भी सृष्टि की है, जो अपनी ममता की दृढ़ता, अपने त्याग के तेज से सबकी आभा फीकी कर देती है। पुरुष पात्रों की अपेक्षा स्त्री पात्र अधिक सशक्त हैं, वे अधिक मुखर होकर के आए हैं। हम देखते हैं देवसेना किस तरह से स्पष्ट रूप से अपने भाव को चित्रित करती है। कार्नेलिया का हम चरित्र देखते हैं, किस मालविका का चरित्र देखते हैं, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र देखते हैं, सभी बड़े मुखर पात्र हैं। और सभी स्त्री पात्रों का चरित्र वैविध्यमय भी है और विश्वासमय भी है। दोनों ही विशेषताएं उसमें मुख्य रूप से दिखाई देती हैं। और स्त्री पात्रों की नाटक के संचालन में, नाटक की दिशा तय करने में महती भूमिका रही है। नायक के जीवन एवं चरित्र को उत्कर्ष प्रदान करने में सहायक रही है। प्रसाद ने नारी पात्रों के व्यक्तित्व में एक और भारतीय नारी के आदर्श की प्रतिष्ठा की है, तो दूसरी ओर पश्चिम के प्रभाव स्वरूप उनके व्यक्तित्व में स्वत्व की भी प्रतिष्ठा की है। राज्यश्री को हम देखते हैं, एक और वह अपने नारी का आदर्श दिखा रही है, उसको प्रतिष्ठित कर रही है, और दूसरी ओर वे अपने स्वत्व की भी, अपने स्वाभिमान की भी रक्षा करती है। ध्रुव स्वामिनी भी ऐसी ही स्त्री पात्र है, देवसेना भी इसी तरह से है। तो ये सभी स्त्री पात्र जो है वो भारतीय नारी के आदर्श को लेकर के प्रस्तुत हुए, और ये प्रसाद जी की भारतीय संस्कृति के प्रति अगाध निष्ठा के परिचायक हैं। और प्रसाद के नाटकों में जो पात्र हैं वे प्रतीकात्मक भी रहे हैं। अब उनकी प्रतीकात्मकता की बात करें तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, सिंहरण, ये तीनों ही पात्र जो है राष्ट्र के प्रति समर्पित युवा शक्ति के प्रतीक हैं। चाणक्य राष्ट्र की शुभ चिंतक, भारतीय मेधा शक्ति का प्रतीक रहा। दांडायन बौद्ध धर्म में जो अपरिग्रह
जो भारतीय संस्कृति का एक मुख्य मूल्य है, अपरिग्रह, उसका प्रतीक है। देवसेना करुणा, सेवा और त्याग की प्रतीक है। ध्रुव स्वामिनी नारी चेतना की प्रतीक है। तो इस तरह से पात्र भी केवल अपना ही चरित्र नहीं चित्रित करते, वे समाज में एक प्रतीक के रूप में आए हैं। कोई युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में, कोई अपरिग्रह के रूप में, कोई भारतीय संस्कृति के मूल्यों के प्रतीक में, नारी चेतना के प्रतीक रूप में। तो ये सभी पात्रों की योजना प्रसाद जी ने की है। अब हम बात करते हैं मित्रों नाटक की भाषा और संवाद योजना पर। प्रसाद के जो अधिकांश नाटक हैं उनकी भाषा काव्यात्मक, प्रतीकात्मक, व्यंजनात्मक और बिंब प्रधान रही है। पात्रों की प्रतीकात्मकता की अभी बात की, तो भाषा भी उसी के अनुरूप प्रतीकात्मक है। प्रसाद स्वयं कवि रहे हैं और उनके जो कवि हृदय है वे उनके नाटकों में, नाटक की शैली में भी दिखाई देता है। और भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ है भाषा, क्योंकि ऐतिहासिक घटनाओं को, ऐतिहासिक विषयों को केंद्र में रखा है, तो भाषा भी उसके अनुरूप संस्कृत निष्ठ है। और प्रसाद जी पर अधिकांशतः आलोचकों ने, नाटककारों ने, रंगकर्मियों ने ये आरोप लगाया है कि इनकी जो नाटकों की भाषा है वह क्लिष्ट है, दुरूह है, पाठकों की समझ से परे है। परंतु वास्तव में विषय की मांग ही यही है। अब इतिहास के विषय लेंगे तो पात्रों के अनुरूप उनकी भाषा भी तो वैसी ही परिष्कृत होगी। पात्रों की प्रकृति और चरित्र के अनुकूल ही प्रसाद जी ने भाषा का प्रयोग किया है। और नाटक की पृष्ठभूमि और परिस्थिति के अनुरूप सूच्य संवादों का भी कुशल प्रयोग किया है, क्योंकि नाटक में कुछ स्पष्ट संवाद होते हैं, प्रत्यक्ष संवाद होते हैं, और कुछ सूच्य संवाद होते हैं। तो जो भारतीय नाट्य शास्त्र में नाटक की जो शास्त्रीय विवेचना की गई है, वहाँ जो कार्य अवस्थाओं की, कार्य प्रकृति के आदि की बात है, वे सभी अगर हम शास्त्रीय दृष्टि से देखें तो वो प्रसाद जी के नाटक में पूर्णतया घटित होते हुए दिखाई देते हैं। चाहे हम चंद्रगुप्त नाटक देखें, स्कंदगुप्त देखें, अजातशत्रु आदि देखें, तो जो भारतीय नाट्य शास्त्र की प्राचीन जो परंपरा है उसमें जो शास्त्रीय नियम है वो पूरी तरह से उनके नाटकों में दिखाई देते हैं। स्वगत कथन प्रसाद के नाटकों में बहुत ज़्यादा है, और इन स्वगत कथनों के माध्यम से पात्रों के आंतरिक संघर्ष की अभिव्यक्ति होती है कि जब पात्र के मन में क्या चल रहा है, उसके भीतर का क्या जो द्वंद्व है, उसकी अभिव्यक्ति स्वगत कथनों के माध्यम से ही हो सकती है। प्रसाद के नाटकों में गीतों की प्रधानता है, बहुत अधिक गीत हैं उसमें। गीत कथा और घटना व्यापार को आगे बढ़ाने में सहायक भी रहे हैं। भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य तत्वों का संश्लेषण प्रसाद के सभी नाटकों में दिखाई देता है। नवीन नाट्य प्रयोग किए हैं, ध्रुव स्वामिनी नवीन नाट्य प्रयोग है, और जिसका परवर्ती नाटककारों ने अनुकरण किया। अब हम मित्रों बात करते हैं प्रसाद के नाटकों की रंगमंचीयता को लेकर के। नाटक और रंगमंच, उनके नाटकों की रंगमंचीयता पर बात करने से पहले हम ये जानते हैं कि नाटक और रंगमंच के संदर्भ में प्रसाद जी का अपना दृष्टिकोण क्या था। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि रंगमंच के संबंध में ये भारी भ्रम है कि नाटक रंगमंच के लिए लिखा जाए, परंतु प्रयत्न तो ये होना चाहिए कि नाटक के लिए रंगमंच हो जो व्यवहारिक हो। तो नाटककार को रंगमंच की सीमाओं से बंद करके नाटक नहीं लिखना है। नाटककार स्वतंत्र रूप से नाटक की रचना करता है। रंगमंच नाटक के अनुरूप होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के लिए लिखा जाए। और उस समय जो पारसी थिएटर थे उसमें जिस प्रकार से एक चालू भाषा का प्रयोग हो रहा था,
जिसमें वो पान बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, हर व्यक्ति अपने मनोरंजन के लिए वहाँ चला जाता था। तो प्रसाद उनके विरोध में नाटक की प्रस्तुति के लिए 3 शर्तें रखते हैं, जिसमें पहली शर्त यही थी कि परिष्कृत बुद्धि का अभिनेता हो। पहले तो कोई भी पारसी थिएटर में जो भी पात्र सामने आया उसको खड़ा कर देते थे कि इसका अभिनय तुम करो, परंतु यहाँ कहते हैं कि जो अभिनेता हो वो परिष्कृत बुद्धि संपन्न हो। दर्शक कैसे हो? सुरुचि संपन्न, सामाजिक हो और पर्याप्त द्रव्य काम में लाया जाए, तभी ये नाटक अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये 3 शर्तें रखते हैं। और प्रसाद के नाटक लंबे नाटक रहे, यद्यपि 3-3 अंक है, परंतु हर अंक नाटक में अनेक दृश्य हैं। किसी में 28 दृश्य हैं, किसी में 33 दृश्य हैं, किसी में 22 दृश्य हैं। तो दृश्यों की भरमार है। अब रंगमंच की अपनी सीमाएं होती हैं और रंगमंच पर एक साथ उन दृश्यों को दिखाना, एक वन का दृश्य है तो उसके पश्चात राज दरबार का दृश्य आ जाता है, एक आज का वर्तमान का दृश्य है तो एक उससे 25, 30, 50 वर्ष पूर्व का दृश्य है। तो इस तरह से मंच पर अभिनय करने में नाटक की परेशानी होती थी। तो इनके नाटकों को अनभिनय मान लिया गया कि ये रंगमंच के अनुकूल नहीं है। और जो आरोप लगाए गए वे क्या कहा गया कि इनमें दृश्य और पात्रों की अधिकता है। नाटकों में पात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा है, दृश्यों की संख्या बहुत अधिक है। और नाटकों में स्वगत कथनों की अधिकता है। एक ये भी कारण है जिसके कारण ये नाटक रंगमंच पर अभिनीत नहीं किए जा सकते। और गीतों की प्रचुरता है, भाषा काव्यात्मक है जिसके कारण इनको मंच पर अभिनीत नहीं किया जा सकता। और संकलन त्रय जो पाश्चात्य नाटकों की मूल स्थिति है उसकी उपेक्षा की गई है। संकलन त्रय स्थान, काल और क्रिया की अन्विति कि इसकी उपेक्षा की गई है नाटक में, इसलिए ये नाटक अभिनय के योग्य नहीं है। परंतु इन नाटकों में थोड़ा सा परिवर्तन करके कुशल नाट्य निर्देशकों ने इन नाटकों का सफल मंचन भी किया है। विवेकानंद ने, शांता कुमार ने, अनेक नाटककारों ने, हबीब तनवीर आदि नाटककारों ने इनके नाटकों, ध्रुव स्वामिनी का अनेक बार मंचन हो चुका है, चंद्रगुप्त नाटक का, स्कंदगुप्त नाटक का, अजातशत्रु नाटकों का अनेक बार मंचन हो चुका है। तो इसलिए जो अनभिनेयता का आरोप लगाया जाता था वे आरोप निराधार हो गया है। तो इस तरह से आज हमने प्रसाद के नाटकों की विषय वस्तु, उसका उद्देश्य, उसकी नाट्य शैली, इन विषयों पर चर्चा की। धन्यवाद।